यहाँ से 12 क्लास ऐड कर लो, 12 क्लास। हाँ तो 12 क्लास में कितना हो गया? महीने खत्म हो जाएगा। अब जो भी हो है खत्म कर देंगे तो हम खत्म कर देंगे, न्यूमेरिकल गैप कर देंगे, थ्योरी पढ़ा देंगे। हैं ऐसा थोड़ी होता, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी चलेगा, थ्योरी भी चलेगा। कि ऐसा नहीं एक दिन थ्योरी पढ़ा दिए फिर बाद में न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। थ्योरी भी साथ में जाए, न्यूमेरिकल भी साथ ही चलेगा ना। और टोटल 12 क्लास लगेगा मिनिमम। 12 क्लास तब लगेगा ना जब तुम लोग शांत मन से पढ़ाई करेगा, अदरवाइज 15 क्लास भी जा सकता है। ठीक है। एनीवे वर्क स्टार्ट करने दो। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं मैकेनिक्स में, अभी तक हम लोग जितना मैकेनिक्स को पढ़े हैं, तो वहां मेनली तुम देखना कि वेक्टर अप्रोच किए थे हम लोग। वेक्टर अप्रोच, फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स क्या है? वेक्टर है। लेकिन अब हमारा जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा? स्केलर अप्रोच होगा। स्केलर अप्रोच होगा मैकेनिक्स को समझने का। मैकेनिक्स को समझने का कैसा अप्रोच होगा? स्केलर अप्रोच होगा, क्योंकि वर्क कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। इतना तो पता होगा ना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। तो बचपन में हम लोग वर्क का डेफिनेशन पढ़े थे क्लास 9th में। तो वर्क इक्वल था भैया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से पहले ये समझते हैं वर्क करता कौन है? वर्क हम और तुम नहीं करते, वर्क करता है फोर्स। कौन करता है? फोर्स करता है वर्क। हम और तुम वर्क नहीं करते। वर्क करता कौन है? तो वर्क करने वाला भैया है फोर्स। कौन है? फोर्स है। तो फोर्स दो प्रकार का हो सकता है, या तो फोर्स कांस्टेंट होगा, या तो फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। ये नहीं हो सकता है। या तो कांस्टेंट होगा जो समय के साथ चेंज नहीं करेगा, या समय के साथ क्या हो? चेंज करेगा। मतलब फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए। ठीक है, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट। तो ये वाला तुम्हारा डिफिनेशन है, दिस डिफिनेशन इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे तभी देख रहा, तो यहाँ पे अपने बचपन में सवाल बनाते थे कि फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, बताओ वर्क कितना होगा? तो 12 × 5 करके निकाल देते थे, आंसर इतना जूल निकालते थे ना 9th क्लास में। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? कांस्टेंट के लिए वैलिड है। लेकिन इसमें और है एक काम है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला तुम लोग यूज कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस केस में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होता था? सेम होता था। बच्चों में तुम पढ़ते थे तो ये बात नहीं बताया जाता था, लेकिन हमेशा तुम लोग नोटिस करना कि ऐसे फोर्स लगाते थे 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा एस इक्वल्स टू 12 मीटर, ऐसे होता था ना। तो यदि फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेकिन डायरेक्शन सेम ना होकर के फोर्स किसी खास डायरेक्शन में चले जाए, या मतलब ये हो जाए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस समय वर्क का क्या डेफिनेशन होगा? तो हम क्या बोलते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में है? फोर्स डायरेक्शन में। या बोलो फोर्स किसके डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो यहां से निकालना पड़ेगा ना, फोर्स किसके डायरेक्शन में? फोर्स किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो क्या होगा बता? फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में क्या होगा? तो हम वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब फोर्स किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। कितना होगा बताओ? F cos थीटा होगा ना। किसी के डायरेक्शन निकालना क्या करते हैं? प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होगा? F cos थीटा। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? F cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो गया? S हो गया। यहाँ पे क्रॉस हटा दो, S। तो एक्चुअली क्या हो गया? ये Fs cos थीटा। क्या हो गया? Fs cos थीटा। समझ में आया? तो वर्क का क्या फॉर्मूला हो गया? Fs cos थीटा। वर्क करता कौन है? फोर्स करता है। तो डिफिनेशन क्या है? यदि तुम फोर्स लगाओगे और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम लोग बोलेंगे वर्क इज बीइंग डन बाय फोर्स। क्या होगा? वर्क इज बीइंग डन बाय फोर्स। यदि फोर्स लगा रहे हो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, बोलेंगे फोर्स, वर्क इज डन बाय दी फोर्स। यहां पे फोर्स हम किसी खास पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, थीटा एंगल लग रहा है फोर्स।
हमको क्या करना पड़ेगा, बोलते हैं कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाओ जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्या लगा दें, एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो क्या हो गया एफ एस कॉस थीटा। या ऐसा भी ना बोल सकते हैं कि जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं एस कॉस थीटा बोल सकते हैं ना, एफ इंटू एस कॉस थीटा। बात समझ में आया, समझ में आया बात। हम क्या बोल रहे हैं कि एफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ले लेंगे तो एस कॉस थीटा, ये भी बोल सकते हैं। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो है ही है भैया, फोर्स ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, मतलब एफ कॉस थीटा। दोनों सही है, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। हमको पता है ये क्या होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस, ये भी एस डॉट एफ। तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नेचर होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। सिंपली समझ में आया वर्क क्या है, वर्क कौन करता है। सबसे पहले वर्क क्या है तो समझने से पहले कि वर्क करता कौन है, फोर्स करता है। जब फोर्स लगाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो बोलेंगे फोर्स के द्वारा क्या किया गया है, कुछ काम किया गया। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क क्या है, तो वर्क है तुम्हारा इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दैट मीन्स वर्क है हमारा है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां वर्क इक्वल टू लिख देंगे तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां कोई दिक्कत, ठीक। ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर होता है, याद है वेक्टर में पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता है। दैट मींस वर्क इज क्या होगा, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, विच आ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसा क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा जूल, क्या होगा, जूल होगा। अच्छा, कोई इंसान हमको डिफाइन कर सकता है कि 1 जूल कितना बराबर होगा। हाँ, डिस्प्लेस वेयर, डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो हमको 1 जूल डिफाइन करना है, तो वर्क इक्वल क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 जूल करना है, यहाँ पे क्या करना है, 1 जूल करना है। तो फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, उसको भी 1 करना पड़ेगा, और ये एंगल जो है इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1। तो एंगल 1 कब होता है, कॉस थीटा 1 कब होता है, बताओ, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो। दैट मीन्स दोनों फोर्स क्या हो, पैरेलल हो, जब एफ एंड एस क्या हो, पैरेलल हो। तो जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पैरेलल। दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, थीटा 0 का क्या मतलब हो गया, थीटा का 0 का मतलब हो गया, थीटा 0 क्या मतलब, ये एंगल, ये देखो इधर फोर्स लग रहा है, क्या हो गया, इधर फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा ना, तब ये एंगल 0 होगा। ठीक है, तो एंगल 0 मतलब cos थीटा 1 है, तो ये भी 1 1 1 1 1, ये सब 1 हो गया। तो क्या बोलेंगे, 1 जूल क्या डिफाइन करेंगे, बोलो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, 1 जूल को डिफाइन कर दो। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स is applied to the body and it displace कर गया 1 मीटर किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी से दैट, हम लोग कहेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, किसके द्वारा, बाय फोर्स 1 न्यूटन, जो भी फोर्स है। जब एक जो भी फोर्स होगा 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर करेगा उसी के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, तब बोलेंगे वर्क क्या हो गया, डन हो गया है। और वर्क ऐसे देन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो क्या कहेंगे
1 जूल ऑफ काम हुआ है। बात समझ में आया यहाँ तक है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा डायमेंशन बताओ तो क्या होगा, तो बताओ डायमेंशन इसका बताओ, सब पढ़ा चुके बचपन में। डायमेंशन बताओ, डायमेंशन इसी का वर्क का डायमेंशन। तो वर्क उससे क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स का डायमेंशन ml स्क्वायर टी पर पावर नहीं ml टी पावर -2। यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट का l, तो क्या हो गया यहाँ पे ml स्क्वायर टी पर पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। हम बताए थे कि फोर्स का डायमेंशन रट लिया करो, बताए थे ना, तो फोर्स का डायमेंशन यही होता है, रट लो। अदरवाइज तो फोर्स का डायमेंशन फिर निकालो मास इंटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, तो वर्क जो तुम्हारा है, वर्क होता क्या फॉर्मूला, Fx cos थीटा। अब बताओ ये थीटा का रेंज, cos थीटा का रेंज बताओ कहां से कहां तक होता है? cos थीटा का रेंज, cos थीटा का वेरिएशन कहां से कहां होता है यार? कितना रेंज है? -1 से +1। दैट मीन इसका रेंज कितना, -1 से +1। ठीक, दैट मीन्स cos थीटा नेगेटिव भी हो सकता है और cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में cos थीटा 0 भी हो सकता है ना। तो cos थीटा तुम्हारा क्या हो सकता है, इसको मिटा देते हैं, सब ग्राफ नहीं बनाना है। तो cos थीटा तुम्हारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यहां लिख देते हैं, cos थीटा तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, cos थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, और cos थीटा तुम्हारा 0 हो सकता है। यदि cos थीटा 0 हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा वर्क क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ठीक होगा ना। अब cos नहीं, यदि cos थीटा 0 हो गया तो वर्क 0 नहीं हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 किसी से गुना करो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो वर्क 0 नहीं हो जाएगा। अरे भैया वर्क इक्वल टू है Fs और cos थीटा 0, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही नहीं होगा। तो वर्क कितना हो गया यहाँ पे, 0 जूल हो गया। ठीक, अब बताओ ये जो cos थीटा 0 कब होगा, cos थीटा 0 कब होगा? थीटा जब 90 डिग्री होगा। थीटा 90 का क्या मतलब हो गया कि फोर्स इज द परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हो गया, फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तो वर्क 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए माथा में रख लिया कुली, और कुली से चलने लगा, तो कुली आगे चल रहा है, तो कुली ऐसे आगे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस में। फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटी द्वारा वाई एक्सिस में। mg किधर लग रहा है, वाई एक्सिस में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस में। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। वर्क डन कितना होगा, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। अरे सर जो कुछ काम ही नहीं किया तो थक कहाँ जाता है कुछ काम ही नहीं किया तो थक कहाँ जाता है। थकता इसलिए नहीं है, थकता किस लिए है, ये जो ये इसको लेके बैलेंस किया हुआ है ना, तो नीचे mg लग रहा है, जो नीचे mg लग रहा था मोशन नीचे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, लेकिन मोशन नहीं है, वो क्या है, स्टैटिक है। उसको स्टैटिक में रखने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, उसको रेस्ट में रखने के लिए हमको मस्कुलर एनर्जी का यूज करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जो हमारा बनता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एटीपी बनता है ना, तो एटीपी क्या होता है, यूज होता है उसको उसी एक खास पोजीशन में रोक के रखने के लिए। तो इसलिए हम लोग थक जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ मस्कुलर एनर्जी हमारा क्या होता है, यूज हो जाता है उसको उसी पोजीशन में रखने के लिए। तो इसीलिए मसल के कारण फैटिक हो जाते हैं, थक जाते हैं। ठीक है, समझ में आया बात ना, ये समझ आ गया फोर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ लिख देंगे। एग्जाम्पल में जैसे मानो कि एक ऐसा एग्जाम्पल है, अब पेंडुलम ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, पेंडुलम यहाँ पे आएगा मानो, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे, मानो कि ये नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स किधर लग रहा है? अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट किधर है? ये रहा टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट बोल रहे, टेंशन। फोर्स किधर है तुम्हारा? ये टेंशन, टेंशन फोर्स है। और अलोंग द टेंजेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। किसी मान लो कि सर्कुलर पाथ है तो रेडियस पे हमेशा टेंजेंट क्या होता है? 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे बताओ वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बाय रस्सी इन ए क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन या इन ए पेंडुलम मोशन इज 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है? 0 आ रहा है। कोई दिक्कत? फिर कूली वाला एग्जांपल ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, या कोनिकल पेंडुलम है, ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे नचा रहा है, उस समय भी ठीक। जब 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 भाई तुम्हारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए तब तक तुम्हारा वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। बस समझ आ गया। अब नेगेटिव कब होगा बताओ? cos थीटा नेगेटिव कब होता है? cos थीटा नेगेटिव कब होता है? तो नेगेटिव से पहले पॉजिटिव आ जाते हैं। cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा तुम्हारा 0 से लेकर के 90 तक हो। 90 में 0 हो जाएगा, 90 से अंदर हो। कितना से कितना हो? थीटा 0। cos 0 कितना होता है? 1। पॉजिटिव होगा। से कब तक हो? 90 तक। लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, 90 में तो 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव नहीं हुआ, समझा? तो 90 से कम होना चाहिए। इस एंगल क्या बोलते हैं बताओ? प्यारा सा नाम, क्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? क्यूट एंगल। प्यारा एंगल है एक्यूट एंगल, ठीक। तो बहुत प्यारा एंगल है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इस एंगल में तुम्हारा वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे तुमको ही पास मारने लगा क्या? क्या हो रहा है? तकलीफ? सर दर्द कर रहा है? विक्स लगाएगा? बुखार है? तो 3-4 दिन से बुखार है? 3 दिन से? चेकअप नहीं कराता है? चेक करो यार। मलेरिया तलेरिया फलेरिया बहुत फैला हुआ आजकल। कितना बुखार आता है? 100 तब ठीक है, तब तो डेंगू नहीं होगा। डेंगू तो नहीं होगा क्या? डेंगू में बुखार 102, 101, 103 ऐसे जाता नहीं है। डेंगू फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, जब एंगल तुम्हारा एक्यूट हो तब क्या होगा? तुम्हारा वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल लो कि कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक है, इधर ही जा रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, इसमें वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे नेगेटिव कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव। मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम या 180, कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो 180 हो या 180 से छोटा हो, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है। याद है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है। तो थीटा तुम्हारा 180 के बराबर या कम हो और 90 से बेसी हो। 90 नहीं होना चाहिए, 90 पे तो 0 हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा वर्क क्या होगा भैया? पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा? सॉरी नेगेटिव होगा। वर्क नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल के ले लो कि एक ब्लॉक है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, मोशन इधर हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, मोशन इधर हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर इस डायरेक्शन में है। इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। समझ में आया बात? तो वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है, ठीक। जब एंगल 90 हो तो 0, एंगल 90 से कम और 0 के बीच में हो, मतलब दो से 2 वेक्टर है, सब बताए थे तुम लोग को, याद है? ये वेक्टर मानो डिस्प्लेसमेंट है, काला वाला, उजला वाला फोर्स है। एंगल कितना है अभी दोनों में? दोनों पैरेलल है, दैट मींस एंगल अभी 0 डिग्री है। इसमें वर्क कितना होगा? पॉजिटिव होगा। अभी एंगल कितना? क्यूट एंगल है। क्या एंगल है? क्यूट एंगल है। क्यूट एंगल में क्या होगा? वर्क पॉजिटिव। क्यूट एंगल है पॉजिटिव, 90 पे 0। अब ऑब्ट्यूस एंगल, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ना। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो क्यूट एंगल पॉजिटिव 90 पे 0। और ऑब्ट्यूस एंगल चल जाएगा तो नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव।
ठीक है, बताओ ये हो गया पॉजिटिव 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 जीरो, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे इसको ऐसे करेंगे तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा बताओ? ये भी तो अभी भी ऑब्टूस एंगल है ना, तो अभी भी नेगेटिव 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 जीरो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक, ये सारा कहानी है, समझ में आ गया? लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब है? क्या मतलब है? सिंपली यदि हम उसको समझे एनर्जी के टर्म में, तो जिसका वर्क डन पॉजिटिव होता है ना, वो सिस्टम को एनर्जी देता है। जिसका वर्क डन पॉजिटिव होता है वो सिस्टम को एनर्जी देता है, जिसका वर्क डन नेगेटिव होता है वो सिस्टम से एनर्जी लेता है, जिसका वर्क डन जीरो होता है उसको कुछ नहीं करता है। ठीक है, लिखना चाहो तो जिसका वर्क डन पॉजिटिव वो सिस्टम को एनर्जी देता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, हिंदी में लिख देते हैं, सिस्टम को एनर्जी देगा, सिस्टम से एनर्जी लेगा, सिस्टम से एनर्जी लेगा। जैसे एक एग्जांपल से देख लो ना, तुम देख लो, जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा ऐसा है और इधर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और इधर तुम्हारा फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मान लो कि अभी इसका वेलोसिटी कुछ है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, कुछ मान लेते हैं। अब बताया वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन का फोर्स अपोजिट है, क्या रिटार्डेशन होगा? रिटार्डेशन होगा, तो समय के साथ जाकर ये रुक जाएगा, आगे बढ़ करके ये रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा कि नहीं रुकेगा? क्योंकि फोर्स अपोजिट है किसके? वेलोसिटी के। रिटार्डेशन होगा, धीरे 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 रुक जाएगा, यहाँ आके क्या होगा? रुक गया। दैट मींस यहाँ पे आपकी स्पीड कितना हो गया बताओ? जीरो हो गया। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक इसका 1 kg मान लेते हैं, 1 kg मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv स्क्वायर। इतना तो पता है फॉर्मूला, हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है भैया? जीरो है। कितना है? जो जीरो है। तो देखो सिस्टम से एनर्जी क्या किया है? चूस लिया है। पहले इतना एनर्जी था 12.5 जूल, अब कितना एनर्जी है? 0 जूल है। तो सिस्टम से एनर्जी क्या हुआ गया? चूस लिया गया। कौन चूस लिया है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव वर्क डन है ना, फोर्स क्या है? अपोजिट है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। 180 डिग्री एंगल है, वर्क डन नेगेटिव, तो एनर्जी चूस लिया जाएगा। चूस लिया, देखो 12.5 है यहाँ पे जूल, यहाँ कितना जूल एनर्जी है? 0 एनर्जी है। सिस्टम से एनर्जी चूस लिया गया, ऐसे सिस्टम एनर्जी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक, अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का बात करते हैं आप। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब को बताएगा? वेरिएबल फोर्स का मतलब, हाँ वो तो है। वेरिएबल फोर्स में जब भी हम लोग करते थे कैलकुलस मात्रा का यूज करते हैं, वो अलग बात है। हम पूछते वेरिएबल फोर्स होता क्या है? मतलब वेरिएबल मतलब चेंज करे। वेरिएबल का मतलब क्या? चेंज करे। तो फोर्स वेरिएबल का क्या मतलब? क्या चेंज करेगा उसका? क्या चेंज करेगा? तो फोर्स कैसा क्वांटिटी भैया बताओ? फोर्स क्वांटिटी कैसा है? वेक्टर। वेक्टर में होता क्या है? दो ही चीज होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। यही दोनों में से कुछ चेंज करेगा ना, यही दोनों में से चेंज करेगा ना। तो पिछला केस में कांस्टेंट है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा। यदि फोर्स इससे लग रहा है तो जिंदगी भर फोर्स ऐसे ही लगेगा, समझा? लेकिन इसमें क्या हो सकता है? या तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, कोई एक चेंज होगा। किसी एक के चेंज होने से फोर्स क्या हो जाएगा? वेरी करने लगेगा। दैट मींस फोर्स इज वेरिएबल होगा। बात क्लियर है? क्लियर है बात? जैसे मान लो कि एक ऐसा कुछ बात है, तो इस पॉइंट पे देखो तुम, फोर्स इधर लग रहा है F1, इस पॉइंट पे देखो तो फोर्स इधर लग रहा है F2 बोल देते हैं, इस पॉइंट पे देखो तो फोर्स इधर लग रहा है F3। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग, दैट मींस दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब वेरिएबल फोर्स है भैया। अब हमको यहाँ फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला हमको एक ही पता है, क्या पता? वर्क इक्वल्स टू Fs cos थीटा।
या F डॉट S, ये पता है ना। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अब क्या करें भैया, तो हमको फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करते थे, याद करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते थे। ये छोटा सा एलिमेंट कितना है, तो इसको मान लेते हैं ये dx है। कितना है, dx, छोटा सा चेंज है, इतना छोटा है कि उसमें फोर्स तो चेंज कर रहा है लेकिन पता नहीं चला, ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट फोर्स। यहां पर जो वेरिएशन ऑफ फोर्स है इज कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट फोर्स। बात समझ में आ रहा है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए बात किया जा रहा है कि यहां पर जो फोर्स है कांस्टेंट फोर्स की तरह बात करेगा। मतलब यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, छोटा फोर्स लग रहा है F, ठीक है, कुछ भी लग रहा होगा, F लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स, ठीक। तो अब वर्क इस, आप बताओ इसमें वर्क भी कितना होगा, छोटकू से होगा, dw, छोटकू से वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट छोटकू सू, कोई दिक्कत। अब यदि हमको यहां से टोटल निकालना है W, तो हमने छोटू 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 को जोड़ते जाएंगे तो पूरा निकल जाएगा। बताए थे ना कि ये छोटू वर्ग निकल, यहाँ छोटू वर्ग, छोटू वर्ग, छोटू वर्ग, छोटू वर्ग, छोटू वर्ग, छोटू छोटू, सब छोटू को जोड़ दिया जाएगा तो पूरा वर्ग निकल जाएगा सिस्टम का। छोटू को जोड़ने का क्या तरीका है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन ही होता है ना। यहां से क्या कर देंगे बताओ, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dw का d हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा F डॉट dx। कोई दिक्कत। तो दिस इज द फॉर्मूला यूज इन द वेरिएबल फोर्स व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जब फोर्स हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक। यदि हमारा फोर्स मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है बउआ वो है Fx i कैप, Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ये दिस इज आवर फोर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं d, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा मान लेते हैं dx इक्वल टू, ऐसा मान लेते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट छोटू सा हुआ है उसमें x का कंपोनेंट भी है, y का कंपोनेंट भी है, z का कंपोनेंट भी है। जो मैं छोटू सा जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स में x का कंपोनेंट भी है, y का कंपोनेंट भी है, z का कंपोनेंट भी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, यही होगा। वह इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। होगा कि नहीं होगा ऐसा, डॉट प्रोडक्ट सिंपली गुना कर दो इसको, यही ना डॉट प्रोडक्ट करते थे। तो fx dx, यहां पे dx, fy dy, fz dz। अब हमको पता है रूल, यदि यहाँ पे प्लस साइन है तो सबको इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना भैया, रूल है इंटीग्रेशन का, बबा वाला रील है, बबा वाला रूल है, fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। ठीक है। और तुम्हारा मान लेते हैं पॉइंट का वेरिएशन क्या है, x1 से x1, इतना ज्यादा हल्ला, x1 से x2, x ये क्या होगा, y1 से y2, y1 से y2, और यहाँ वेरिएशन z के कहाँ से कहाँ तक है, z1 से z2 तक। आंसर तो आ गया, यही यूज करना होगा फॉर्मूला, समझ में आया। आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। सिंपली दिस फॉर्मूला वी विल यूज, ठीक है। चलो इस पे एक सवाल बना लो। कि व्हेन ऑफ फोर्स F 2I plus 3J minus 4K is applied on the
body and body get displaced from A, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 ऐसा 0 ऐसा 1 2 3 टू पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं 4 5 6, ठीक है। दिस इज फाइंड वर्क डन बाय बता। इसमें जो तुम्हारा फोर्स है वेरिएबल है या कांस्टेंट है? 2i प्लस 3j माइनस 4k वेरिएबल है। क्या ये आगे बढ़ के ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा? फोर्स वेरिएबल का मतलब ये होता है ना कुछ समय के बाद चेंज हो जाए, कुछ समय के बाद ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा नहीं ना होगा। ये कांस्टेंट है। कॉस्ट वेरिएबल मतलब कुछ फंक्शन दिया होगा, या तो एक्स के फंक्शन में होगा, वाई के फंक्शन में होगा, टी के फंक्शन में होगा, किसी के फंक्शन में होगा। या कोई फंक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, या सिर्फ नंबर दिख रहा है 2i। दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है ना, हाँ कांस्टेंट फोर्स है। निकालो। सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकालो ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल नहीं सकते हो। सॉल्यूशन फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा कितना 2i प्लस 3j माइनस 4k और डिस्प्लेसमेंट निकालो क्या होता है x2 माइनस x1 i कैप। हाँ सर बचपन में पढ़ाए थे ये फार्मूला, नहीं पढ़ाए थे? बताओ पढ़ाए थे ना। y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2 कितना है 4 माइनस 1 i कैप, 5 माइनस 2 j कैप, 6 माइनस 3 k कैप। हाँ सर 3 i कैप आया है, 3 j कैप आया है प्लस 3 k कैप आया है। हाँ सर अब सिर्फ क्या करना पड़ेगा? हाँ सर अब डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया है, फोर्सो पता है, क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और क्या करेंगे बताओ? करेंगे कि नहीं करेंगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, कितना होगा बताओ? 4 3 दूना 6 प्लस 3 तिया 9 माइनस 3 4 तिया 12, 9 6 15 माइनस 12, 3 जूल आंसर आया। समझ में आया? यहाँ इंटीग्रेशन वगैरह यूज नहीं किए। क्यों नहीं यूज किए? फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स है तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया फिर इंटू, ठीक है। ठीक है एक और सवाल दे सवाल। चलो कांस्टेंट फोर्स था, वेरिएबल फोर्स का सवाल दे दो कि व्हेन अच्छा सीधे लिख ही देते हैं तो व्हेन देन क्या लिखेंगे? फोर्स इक्वल टू यहाँ दिया हुआ मान लो 2x i कैप प्लस 4y स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है। j कैप है, j कैप प्लस 5k कैप। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो रहा है A से B में। एक कोऑर्डिनेट वही मान लो 1 2 3, ऐसा कोऑर्डिनेट मान लो 4 5 6। चलो फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक फाइंड करो। तो अब देखो भैया फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट का फोर्स डिपेंड्स अपॉन x, फोर्स डिपेंड्स अपॉन y, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स इज वेरिएबल तो यूज क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का सहायता लेंगे, ठीक है। चलो लो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। सबसे पहला काम क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालो। सॉल्यूशन यही सवाल था ना लास्ट क्लास में, डिस्प्लेसमेंट यही था ना 1 2 3
1 2 3 3 4 5, यही डिस्प्लेसमेंट यही निकाल देते हैं। तो लोग निकाल देना, यही डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं। 3i प्लस 3j प्लस 3k डिस्प्लेसमेंट क्या निकला है भैया 3i। या तुम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना चाहते हो तो मत निकालो, यहाँ सिंपल फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या था, fx dx x1 से x2 प्लस fy dy y1 से y2 प्लस fz dz z1 से z2। कोई दिक्कत? तो fx कितना है 2x, fx कितना है, और x1 देखो x1 का 1 से कहाँ गया 4 गया, तो 1 से 4, ठीक है दूसरा कलर यूज करते हैं। कहाँ से गया देखो 1 से 4 तक गया, तो 1 से यहां तक 4 हो गया लिमिट। fx कितना है 2x हो गया dx प्लस y का लिमिट देखो 2 से 5 fy देखो fy 4y स्क्वायर dy प्लस z1 दो कितना चाहे 3 से 6 fz कितना है 5 dz। कर लोगे इंटीग्रेशन इसको सर, यहां भी इंटीग्रेशन आ गया। मैथ पीछा छोड़ भी नहीं करता है सर, इतना तो बहुत सीखना पड़ेगा। बायोलॉजी वाला स्टूडेंट इतना सीखना पड़ेगा, जो कर लेगा बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए बोल रहा है। जैसे वहां पे देखो ना कदम नींद में एकदम खोया हुआ है, ठीक है कितना होगा बता 2x स्क्वायर बाय 2 होगा 1 से 4, यहाँ कितना होगा 4y क्यूब बाय 3 होगा 2 से 5, यहाँ 5 कॉमन निकल जाएगा z हो जाएगा सिर्फ 3 से 6। अब सोल्व कर लो आगे, सोल्व करो, ये कट गया तो यहाँ का 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 4 बाय 3 है, निकाल दो बाहर, 4 बाय 3 को बाहर निकाल देते हैं। y का क्यूब 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक प्लस 5 है 6 माइनस 3, यही हुआ ना। तो 16 माइनस 1 4 बाय 3 कितना हुआ ये 5 का क्यूब 125 है, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और ये गया 3, इधर हो गया तुम्हारा 15, इधर हो गया 15, इधर कितना होगा बताओ 4 बाय 3 125 में गया कितना होगा, इधर गया 5 और इधर 3 117, ये हुआ ना, ठीक। ये कटेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 गया 27, 9 तिया 27 प्लस 5 तिया 15, ठीक है। तो क्या जरा 15 कितना हो गया 9 चौके 36, 3 हासिल 4 तिया 12, 3 15, ये बना प्लस 15, तो इधर गया 156 प्लस 30 कितना 186 जूल, बहुत आगे, ठीक। तो 2 तरीका हो गया निकालने का फर्क, एक कांस्टेंट फोर्स का, एक वेरिएबल फोर्स का। तीसरा तरीका देखते हैं ग्राफिकली मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड ना, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, ठीक। अब यहां से तुम छोटा सा छोटू सा एलिमेंट लो, ठीक है, जिसका यहाँ पे dx लेंथ है, और ये यहां से यहाँ तक क्या है तुम्हारा, ये फोर्स है, फोर्स F, ठीक। अब ये तुम इसका एरिया निकालो, इसका ये क्या है तुम्हारा रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये बचपन में ऐसा पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहे थे तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया छोटू सा एरिया इसको बोलते हैं dA, छोटू सा एरिया बोलते हैं dA, कितना हो बता F इंटू dx होगा, F इंटू dx। अब यहाँ बहुत सा छोटू सा एरिया होगा, ये एरिया सब एरिया को जोड़ देंगे, सब एरिया को जोड़ देंगे ना, जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो यहाँ हो गया पूरा एरिया, यहाँ हो गया, तो इंटीग्रेशन करेंगे dA का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा एरिया
और यहाँ हो गया एफ इंटू डी एक्स। और ये किसका फॉर्मूला है? एफ इंटू डी एक्स वर्क का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? वर्क का फॉर्मूला। दैट मीन्स वर्क, दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व विल गिव यू वर्क। समझा? एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा? वर्क दे देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो x है और ये f है, ठीक है? तो ये देखो पॉजिटिव x एक्सिस पे है ना, इसको ये वाला ये फोर्स हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस में है तो इसको a1 बोल देते हैं, और इसको नेगेटिव x एक्सिस में a2 बोल देंगे। तो यहाँ जो टोटल एरिया निकालना होगा, टोटल एरिया तो क्या होगा? a1 माइनस a2 होगा। क्या होगा? a1 माइनस a2 होगा, ठीक? टोटल एरिया पॉजिटिव वाला ये रहा a पॉजिटिव, और यहाँ क्या रहा? वर्क नेगेटिव। ये रहा वर्क पॉजिटिव और ये वर्क नेगेटिव। तो एरिया ए वर्क पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऐसे माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? क्या? अरे भाई साहब सिंपल ही है कि ऊपर वाला एरिया जो आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला जो एरिया आएगा ये वाला ये नेगेटिव आएगा। अब टोटल एरिया निकालना होगा, तो मान लेते हैं ये A2 आ रहा है तो माइनस A2 आएगा ये, ठीक? ये मान लेते A1 आ रहा है तो ये आएगा प्लस A1 आएगा। अब टोटल एरिया निकाला तो जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे W1 प्लस W2, ये जो ना टोटल एरिया। तो W1 कितना आ रहा है? प्लस A1, और ये कितना आ रहा है? माइनस A1 A2। तो क्या हो गया? A1 माइनस A2। समझा? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इस पे सवाल बनाते हैं, एक सवाल देते हैं इस पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स और देख लेते हैं। ये 8 न्यूटन है, यहाँ पे 8 न्यूटन, ठीक? ये तो ऑब्वियसली 0 होगा। और 4 6 8 4 6 8, और यहाँ पे इधर है, इधर कितना न्यूटन है? माइनस 8 न्यूटन। फाइंड वर्क निकालो तो। सो जाओ, क्या दिक्कत है? सो जाओ, आराम से सो जाओ। अरे कुछ थोड़ी बोलेंगे, सो जाओ आराम से। क्लास में समझ, लाइब्रेरी में समझ लेना अच्छे से, सो जाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है। क्या नींद आ रहा है तो ना जगो, जग का क्या फायदा होगा? समझ में तो नहीं आएगा कुछ, इससे बेटर है सूझ जाओ। थोड़ा सा नींद मिल जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा। अभी नहीं सोओगे तो नेक्स्ट क्लास में भी नींद आएगा। ठीक है, इसका एरिया निकालो। A1 कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 4, और हाइट कितना है? 8। 2 8 2 16 न्यूटन। ठीक है, पॉजिटिव होगा ये। अब ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये तुम्हारा कितना? देखो तो 6 में से 8 गया, कितना हो गया बताओ? ये कितना होगा? देखो 8 8,
एक काम करो, तो थोड़ा सा या इसको कुछ कोऑर्डिनेट दे देंगे या ऐसा कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड ये कितना होगा बताओ, 8 में से 6 गया, कितना हो गया ये 8 में से 6 गया 2, और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 8 में से 4 गया, कितना हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, ठीक। और हाइट कितना हो गया तुम्हारा 8, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 4 × 8 यही होगा ना, यहाँ से गया 4, तो 6 × 4 कितना हो गया 24, ये -24 जूल, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 - 24 कितना हो गया बताओ 8 -8 जूल, ठीक। यहाँ माइनस बस ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि एनर्जी लॉस हो रहा है सिस्टम से, समझा। अब जैसे दो कंडीशन हो रहा है, एक एनर्जी जा रहा है, एक एनर्जी निकल रहा है, तो कुछ तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना उसमें, चीज को सिम्बलाइज करने के लिए कैसे पता चलेगा एनर्जी जा रहा है कि एनर्जी आ रहा है। तो एनर्जी को पॉजिटिव मान रहे हैं, एनर्जी को नेगेटिव मान रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल बस इतना कर रहा है कि एक सिस्टम में एनर्जी जा रहा है, एक सिस्टम में एनर्जी बाहर आ रहा है, समझा। बस नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल यही है, बस सिस्टम में एनर्जी जा रहा है, सिस्टम में एनर्जी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो तो अब नोट में लिख देते हैं, नोट हम क्या बोले कि वर्क तुम्हारा 0 कब हो सकता है, 3 कंडीशन बताइए, या तो फोर्स ही तुम्हारा 0 हो जाए, या तो तुम्हारा एंगल थीटा जो है एंगल वो 90 डिग्री हो, दैट मीन्स फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो, तीसरा क्या हो डिस्प्लेसमेंट 0 हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा दीवार है और यहाँ पे एक स्पंज रखा हुआ है, स्पंज, ठीक है। अब यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम देखोगे ना तो ये स्पंज टेढ़ा को ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क 0 नहीं हो रहा है, वर्क नॉट इक्वल टू 0 अनलेस यहाँ पे पूरा सिस्टम क्या हो रहा है डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है, लेकिन वर्क अभी भी यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बात समझ में आया? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, एक्चुअली क्या बोल रहे हैं समझ में आया बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये हम बोलना चाह रहे हैं, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट 0, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। बात समझ में आया? ये तीनों चीज समझ में आ गया, ठीक है। 99% केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डिस्प्लेसमेंट लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। 1% केस में, जैसे इस केस में सेम नहीं है, ठीक। जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ऐसे सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो देखो ये इंसान यहाँ खड़ा है, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स और आदमी यहाँ से के ऊपर पहुंच गया, एच हाइट ऊपर गया ना, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ऊपर हो रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी और दोनों डायरेक्शन सेम, वर्क डन पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, तो एनर्जी मिलना चाहिए पॉजिटिव, और सिस्टम में एनर्जी मिलेगा, मतलब हम ऊपर जाने के बाद पूरा मजबूत हो जाए, पूरा एनर्जी से खाना पीना मत खाओ, ऊपर चढ़ो एनर्जी मिल जाना चाहिए। थकान हो जाता है, ऐसा क्यों? यही तो मेरा क्वेश्चन है ना कि एक्चुअली तो दोनों डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दोनों है, वर्क डन या 0 होना चाहिए, वर्क डन 0 होना चाहिए तो एनर्जी मिलना चाहिए,
तो एनर्जी मिलना चाहिए, तो हमको तो मौजूद हम एनर्जी फुल जाना चाहिए था, एनर्जी मिल जाना चाहिए था, एनर्जी तो मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग थक जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, नीचे एनर्जी लग रहा है, वो तो है ही। हाँ, एक तो है भी हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, वो तो ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करो, नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स और इस दो नॉर्मल जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज पॉजिटिव, सो एनर्जी सिस्टम एनर्जी मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग थक जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये जो पैर है ना, ये पैर नॉर्मल नहीं लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है हमारा? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन आगे जो बढ़ रहे हैं, बढ़ते समय तुम खास ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा पैर है, ये पैर हवा में है, ऐसे रखेंगे ना पैर है, इस समय यहाँ पे तो नॉर्मल जीरो हो रहा है, यहाँ से तो वर्क नहीं होगा। अब नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, यहाँ फोर्स लग रहा है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पॉइंट का। जमीन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सीढ़ी की जो जमीन उस पर फोर्स लगा रहा है ना, वहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स शॉर्ट में दिया, ये जीरो हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। थक क्यों जा रहे हैं? थक इसलिए जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, हम जा ऊपर रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव मतलब एनर्जी चूस लिया जाएगा। यदि हम अगेन तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो निकल गया, और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है mg, और जा कैसे रहे? ऊपर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अट्रैक्शन अपोजिट, वर्क नेगेटिव मतलब एनर्जी चूस लिया जाएगा, इसलिए तुम्हारी एनर्जी चूस लिया गया है। समझा? तो दो फोर्स काम कर रहा है, तो इसके द्वारा एनर्जी मिल नहीं रहा है नॉर्मल के द्वारा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है, और तुम्हारा इसके द्वारा चूस लिया गया है एनर्जी ग्रेविटी के द्वारा। ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली थक ही जाओगे ना, इसलिए हम थक जा रहे हैं। ठीक है, वर्क को ठीक है, चलो वर्क का थोड़ा सा आगे कल करेंगे। ठीक है, जैसे फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, टाइप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। हाँ, बल्कि क्योंकि एक फ्रेम है तो इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इनर्शियल फ्रेम से किया जाए, फिर नॉन इनर्शियल से किया जाए, क्या दोनों केस में वर्क सेम आएगा या नहीं आएगा? ये क्वेश्चन है। क्या वर्क टाइम पे डिपेंड करता है? जैसे मान लो एक ब्लॉक को पुश करने हम 10 घंटा लगाए, और उसी इंसान को पुल करने में 5 घंटा लगाया, तो किसका वर्क ज़्यादा होगा, किसका वर्क कम होगा, या वर्क टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है? क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, कल समय हो गया है, 11:30 बज रहा है। ठीक, चलो, थैंक यू।